Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज एंड एसडीजी. एसडीजी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो दिस इज वन ऑफ योर चैप्टर्स इन मॉड्यूल ए. और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को आज हम जानेंगे. ऑल्सो द पीपल हु आर वॉचिंग टारगेट 50 फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू कि ये सीरीज जो है इसका एम है कि 50 टॉपिक्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ऐसे कवर कर लें कि आपको एग्जाम में इनका बहुत ज़्यादा फायदा हो. सो आज जो है दैट दिस इज़ द 15th टॉपिक दैट वी आर कवरिंग. ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, तो एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिल जाएंगे. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? देखो, ये तो हमें पता ही है कि हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है वो अब हमेशा ही इनहेरेंटली वो अब थोड़ा सा वार्मर टेम्परेचर्स की तरफ जा रहा है ना. द टेम्परेचर इज राइजिंग अलॉट, और वो ये चीज़ कंसिस्टेंटली हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है. दैट इज़ बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना. हमारी ऑक्सीजन जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है. हार्मफुल गैसेस इतनी ज़्यादा हम एमिट कर रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमीज़ को बूस्ट करने के लिए हम अपने नेचर, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लीट करे जा रहे हैं. एज अ रिजल्ट अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर रहा है. अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हो गया, हवा पानी, है ना, हर चीज़ प्रदूषित हो रही है. और इस फेज को या इस चीज़ को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग, एज यू नो, इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, बिकॉज ये जो राइज इन टेम्परेचर्स है ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं, राइट. सो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलने लगेंगे, सी वाटर लेवल्स बढ़ने लगेंगे, फ्लड्स आने लगेंगे, सॉइल इरोजन होगा, है ना. जड़ों में पेड़ क्योंकि है नहीं, फॉरेस्ट एरियाज है नहीं, तो जब रिवर्स ओवरफ्लो होंगी तो हमारी सॉइल में इतनी पावर नहीं होगी, ना ही हमारे पेड़ों में, टू बाइंड दैट वाटर, है ना, टू कि वो सॉइल को पकड़ के रखें. तो पानी के साथ तो लैंड इरोजन, है ना. तो इस तरीके की बहुत सारी और चीज़ें हैं. जहाँ सूखा है, गर्मी है, वहाँ ऑलरेडी और ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा. इस तरीके से ओवरऑल जो अर्थ का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा. तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, बिकॉज इसकी वजह से सिर्फ लॉस ऑफ मटेरियल या वेल्थ नहीं होता, इसकी वजह से पूरी इकोनॉमीज जो है वो हिल जाती हैं. तो इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जो लोग बहुत अमीर हैं वो तो फिर सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो पुअर है, मिडिल क्लास है, दे विल बेयर द इम्पैक्ट ऑफ इट, राइट. ऑल्सो ओवरऑल कंट्रीज का जो ग्रोथ है वो भी बहुत हार्मफुली इम्पैक्ट होता है. जीडीपीज जो हैं वो पूरे डाउन चले जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा कैलमिटीज़ आए. सो इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड वेल बिफोर टाइम. लेकिन अब हो क्या रहा है कि एमिशंस आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 4%. कम तो क्या होना है, एमिशन से भी ग्रो होएंगे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है. और 14% तक का राइज देखने को मिल सकता है 2030 तक, विच कैन लीड टू क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी. तो ये तो हो गया माहौल इस चैप्टर का. ठीक है, अब हम करते हैं असली बात जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है. सो नाउ यू नो द कॉन्टेक्स्ट कि क्या होता है क्लाइमेट चेंज और हम क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना. हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है. तो यही रोल है कि ये सिर्फ लॉस ऑफ लाइफ्स, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लॉस है, उसका रीज़न नहीं है, ये इकोनॉमीज़ को भी हिला देता है. सो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको लिमिट करें. तो साइंटिस्ट ने एडवाइस किया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारे एमिशंस हैं उनको कट डाउन करना है. 45% तक की रिडक्शन हमें लेकर आनी है 2010 के लेवल से. लेकिन हम जिस स्पीड पर चल रहे हैं तो कम तो क्या होना है, ये 14% और जो है वो इंक्रीज हो सकता है. तो ये जो इतना बड़ा गैप है, -14 हो सकता है, और हमें चाहिए +45 की इम्प्रूवमेंट. ठीक है, तो ये जो इतने ज़्यादा नंबरों का गैप है ये हमें फुलफिल करना है. अब इसके लिए यूएन, जो कि यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमें एसडीजीज दिए. ठीक है, SDG 13 जो है दैट इज अबाउट क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने हमें दिए वो है 17, राइट. और ये क्यों दिए गए, ये इसलिए दिए गए ताकि हम ओवरऑल जो यूएन के टारगेट्स हैं उन पे काम कर सकें और कंट्री को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएं. अब इनमें थीम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि पावर्टी, हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, है ना, पुअर लोगों के लिए सहायता. लेकिन हमने जो फोकस किया है यहाँ पर वो है 13th नंबर के एसडीजी पर. ठीक है, जो 13 नंबर का एसडीजी है, दिस इज अबाउट क्लाइमेट चेंज.
ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी हमें कुछ टारगेट्स मिले हैं जो कि हमें अचीव करने हैं 2030 तक। सो इसका मेन थीम है जो SDG 13 है हमारा, इसका मेन थीम है टेकिंग अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। So, what are sustainable development goals? These are some goals and targets that are given by United Nations। और ये कब दिए? 2015 सितंबर में दिए। और ये 17 टारगेट्स जो हैं, ये 17 गोल्स जो हैं हमें दिए गए, जिसके अंडर सब टारगेट्स दिए गए, है ना। 17 तो मेन थीम हो गए, इसके अंडर 169 स्पेसिफिक टारगेट्स हमें मिले और 15 साल का एक ग्लोबल प्लान बनाया गया जो कि 16 से एग्जीक्यूट होना था टिल 2030। और इसमें पूरे के पूरे प्लानट को इम्प्रूव कैसे कर सकती हैं सारी की सारी मेंबर कंट्रीज, उनके ऊपर काम किया गया। सो SDGs वर फर्स्ट प्रपोज, सबसे पहली बार जो ये SDG का प्रपोजल है ये दिया गया रायो+20 कॉन्फ्रेंस में 2012 में। और उस टाइम पर चल रहे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन ये गोल्स क्लाइमेट चेंज और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जॉस्टिवली कवर नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको रिप्लेस कर दिया गया और मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स लेटर ऑन बन गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द 17 गोल्स, जिसमें से कि आप देख सकते हो कि 13वें नंबर पर है क्लाइमेट एक्शन। सो यूएन क्या है, यूएन की भी बात कर लेते हैं। यूएन इज द मेन ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू टैकल प्रॉब्लम्स दैट गो बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस कीपिंग, डिजास्टर रिलीफ, वुमेन एम्पावरमेंट, एल्डरलीज की प्रोटेक्शन, एजुकेशन, इन सब के बारे में बात होती है। ठीक है, कोई क्राइसिस है जो कंट्रीज आपस में नहीं निपटा पा रही हैं, तो यूएन इंटरवीन करके कोशिश करता है कि वो रिजॉल्व करवाए। ओवरऑल अर्थ को एक पीसफुल, हैप्पी एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लेस बनाने के लिए। तो ये यूएन के कुछ थीम्स हैं, ये आपको याद करने हैं। इसमें जो रिसेंटली एडेड है, दीज आर दीज थ्री: एड्स, बिग डेटा एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बीइंग द मोस्ट रेलेवेंट फ्रॉम दिस चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो इंडिया ने इस क्लाइमेट चेंज को और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए 5 प्रोमिस किए। ठीक है, इंडिया ने 5 प्रोमिस किए और इन 5 प्रोमिस को बोला गया पंच अमृत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि ग्लासगो 2021 में हुई थी, उसमें इंडिया ने 5 प्रोमिस किए कि ये हम अपने आप को टारगेट्स दे रहे हैं एंड पक्का पक्का प्रॉमिस हम इसको पूरा करेंगे। सो 2070 में हमें नेट जीरो एमिशंस तक पहुंचना है। ये पांचों के पांचों टारगेट्स आपने याद करने हैं। सो नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। वाई नॉन फॉसिल फ्यूल? बिकॉज वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को के ऊपर डिपेंडेंट होती है और अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करती। सो 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर हम रिलाई करेंगे। 50% ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज लेकर आएंगे 2030 तक एंड रिड्यूस एमिशंस ऑफ 1 बिलियन टन्स। ठीक है, तो एमिशन जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल गैसेस के एमिशन हो रहे हैं फैक्ट्रीज की वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, उसे 1 बिलियन टन तक कम करेंगे। ऐसा 2030 तक का प्रॉमिस है हमारा। इसके अलावा कार्बन इंटेंसिटी को हम एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी, कार्बन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप जो एक यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कोई प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हो, है ना। तो उस कार्बन इंटेंसिटी को जो एक यूनिट ऑफ जीडीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे 45% तक कम करेंगे 2030 तक। तो ये पांचों के पांचों प्रोमिस जो हैं हमें अच्छे से याद रखने हैं। दीज आर कॉल्ड पंचामृत। इसके अलावा लाइफ मूवमेंट पर हमने फोकस किया, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये सस्टेनेबल लिविंग को सपोर्ट करती है, मतलब अपनी चॉइसेस ऐसी बनाओ ओवरऑल कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकोनॉमिक चॉइसेस ही बना रहे हो, है ना। तो सस्टेनेबल लिविंग मतलब ऐसी लिविंग जिसमें कि आप पानी को इतना गंदा नहीं कर रहे कि आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी ना बचे। ठीक है, तो पानी को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वेस्टेज नहीं होने दे रहे, पॉलिसीज ऐसी बना रहे हो जिससे पानी का वेस्टेज नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट इतने अच्छे बना रही है और लोग भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट इंडिविजुअल जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनसे एमिशंस कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ओवरऑल लाइफ स्टाइल्स को आप प्रमोट करो। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है कि इंडिया का जीडीपी स्पेसिफिकली कैन फॉल बाय 2.8% अगर हमने 2050 तक इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया। क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतने अलग अलग तरीके के
इश्यूज हम फेस करने लगेंगे कि हमारा ओवरऑल जीडीपी 2.8% तक कम हो जाएगा। इसके लिए ग्रीन फाइनेंस नाम के एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ग्रीन फाइनेंस मतलब बैंक्स को ये बोला गया है कि आप इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में जितना ज़्यादा हो सके उतनी फंडिंग में मदद करो। कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर नेट ज़ीरो एमिशंस है, कोई ऐसा प्लांट लगाना चाह रहे हैं जहाँ पर नेट ज़ीरो एमिशंस है, या पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंट है, या फिर प्रोड्यूस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है ना? तो ओवरऑल हर एक ऐसा प्रोजेक्ट, हर एक ऐसी इनिशिएटिव को आप फंड करो अपने लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की मदद से, ताकि इन्वायरमेंट का भला हो सके। तो ऐसा बैंकिंग सेक्टर को बोला गया है, दिस इज कॉल्ड ग्रीन फाइनेंस, राइट? सो एक लाइन में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, सो दैट इज प्रोवाइडिंग मनी फॉर डेवलपमेंट, स्पेशली in environment friendly projects. So this is also a part of your CSR. CSR being one of the most important topics in this chapter. CSR का मतलब होता है corporate social responsibility. हम as a business, ठीक है, as individuals we take a lot from the environment, we take a lot from the society. जब हम ऑपरेट करते हैं, हम अपने ऑपरेशंस करते हैं डे टू डे वाले, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होता है, हम उसमें इन्वायरमेंट का बहुत सारा कुछ यूज़ कर रहे हैं, लैंड यूज़ कर रहे हैं, हवा पानी, है ना, पेड़, कितना कुछ हम यूज़ कर रहे हैं। एट द सेम टाइम सोसाइटी का भी हम काफ़ी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो लेबर हमारे ऑफिस में लगती है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सपोर्टिंग क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, जो कस्टमर्स भी हैं, तो ये सब क्या है, हम सब सोसाइटी का पार्ट हैं। तो इसीलिए हर एक बिजनेस के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बैक। आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा गिव बैक टू सोसाइटी, टू इन्वायरमेंट, टू इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द कंट्री और द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ लीगली बैक्ड है। अब गोल क्या है इसका, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सबके लिए एक लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा देना, और अब ये लीगल सपोर्ट इसको मिल चुका है। सो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने लीगल बैकिंग CSR को प्रोवाइड कर दी है। शेड्यूल 7 स्पीक्स अबाउट द एक्ट दैट डिफाइंस एरियाज वेयर CSR मनी शुड बी स्पेंट। ठीक है, तो शेड्यूल 8 जो है एक्ट का, वो बताता है कि वो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आप CSR मनी स्पेंड कर सकते हो। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, तो ये है एफॉरेस्टेशन करना, है ना, पेड़ लगवाए आपने, 1 लाख पेड़ लगवाए, एक लैंड का पार्सल लेकर 1 लाख पेड़ उस पर लगाए, दिस इज अ पार्ट ऑफ CSR। आपने गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, आपने स्कूल्स में टॉयलेट्स हाइजीन के लिए वो खुलवाए। तो ऐसे कर करके जब हम सोसाइटी को गिव बैक करते हैं निस्वार्थ मन से, इसलिए नहीं कि आपका बिजनेस है पेड़ लगाने का, नहीं, आपका बिजनेस कोई XYZ है, आप बस इंटायरली अलग जाकर सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड CSR, और वो सारी एक्टिविटीज शेड्यूल 7 में डिफाइंड है। सो SDGs एंड CSR जो है, ये एक तरीके से सेम ही थीम पर काम करते हैं, दैट इज टूवर्ड्स बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ऐसा फ्यूचर जहाँ पर हमारे ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ हम छोड़ के जा रहे हैं। सो CSR की रूल्स क्या है, फर्स्ट एंड फार मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेट वर्थ। ठीक है, अ कंपनी विल हैव टू कीप अ लॉट ऑफ मनी असाइड फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स। CSR के कंप्लाइंस के लिए अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर उनका टर्नओवर यानी कि रेवेन्यू साल का या सेल्स 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो ऑपरेटिंग एंड ट्रेडिंग के बाद आता है, नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो इनमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, देन अ कंपनी हैज़ टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अगर ये मैं आज के साल को, ये जो चल रहा है 2026, इसको मैं बोलूँ, ये एक साल है फॉर एग्जांपल, ऑल्दो ऐसे साल कैलकुलेट नहीं होते, कैलकुलेट होते हैं अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके जो 31 मार्च तक का होता है ना, तो 25-26, ये 25-26 का, 24-25 का, और 23-24 का, ये 3 सालों का एवरेज लेकर प्रॉफिट्स का, नेट प्रॉफिट्स का 2% उसमें से निकालना है, दैट हैज़ टू बी गिवन एज सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो शेड्यूल 7 के अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जो कि कोई भी हो सकती है, उसमें आपको 2% जो भी आपका अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करके निकला है वो आपको डालना है। अगर आप ज़्यादा स्पेंड करते हो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, तो लेट्स से आपका जो ऑब्लिगेशन है वो 1 करोड़ का बन रहा था, एवरेज आपने तीनों का निकाला, 3 साल का 2%, वो 1 करोड़ आया।
अब अगर आपने उसी साल में 3 करोड़ स्पेंड कर दिए हैं सीएसआर पर, तो आप इसका सेट ऑफ अगले साल में अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो बचे हुए एक्स्ट्रा जो आपने 2 करोड़ खर्चे हैं वो आप फ्यूचर ईयर्स में यूज कर सकते हो। वॉट इफ द कंपनी डजेंट फॉलो CSR रूल्स, तो अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो पहले तो इट वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस, जेल हो सकती थी, लेकिन अब जेल नहीं होती, अब सिर्फ एक सिविल रॉन्ग की तरह ये ट्रीट होता है। तो पेनल्टीज लगती हैं 1 करोड़ कंपनी को और 2 लाख हर एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को जिसकी ड्यूटी थी CSR इंश्योर करना, लेकिन कंपनी ने नहीं किया। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। नाउ लेट्स ट्राई, मतलब चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पंचअमृत कमिटमेंट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज? सो फुलफिलिंग 45% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ये ठीक है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी से जो हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है वो है 50% एंड नॉट जस्ट 45%। रिड्यूस करना टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन से, बिल्कुल सही। एंड टू 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45%। तो ये सारे ही सही हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला सही नहीं है। इसके अलावा 2 और हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या है वो प्रोमिसेस। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज? ठीक है, लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर होता है और वेदर पैटर्न्स जो हैं लंबे समय के लिए एक जैसे रहने लगते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जब वेदर में लॉन्ग टर्म चेंज आना स्टार्ट हो जाए, एक जगह गर्म है लेकिन अब वो परमानेंट ठंडी ही रहने लग गई है, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन बी नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इट थ्रेटन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। Green finance refers to the financial arrangements that are specific to the use for which among the following? Production of energy from renewable sources, बिल्कुल सही है, उसे हम कहेंगे ग्रीन फाइनेंस का पार्ट। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे देना जो कि लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोवाइड करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रही है। तो कल को कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जो पानी पे चलती है विद जीरो एमिशंस, तो ऑब्वियसली उसको फाइनेंस करना, उसकी फंडिंग करना ग्रीन फाइनेंस में माना जाएगा। एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रीन बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग में 70% हिस्से में कुछ ना कुछ प्लांट्स उगाओ, पेड़ उगाओ, समथिंग लाइक दैट, है ना, तो ये सारा कुछ पार्ट ऑफ ग्रीन फाइनेंस है, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आप अगर कोई कोर्स चेकआउट कर रहे हो तो आप edutap.in पे जाके जैब के कोर्सेज को क्लिक करोगे तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। ठीक है जी, अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं अपनी कन्वीनियंस पे तो आपको मास्टर कोर्स मिल जाएगा जिसमें कि 10 से 20 मिनट की वीडियोस होंगी, रिकॉर्डेड सेशंस आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस मिलेंगी एग्जाम से पहले आपको रिवीजन के लिए, और कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे अगेन फॉर योर रिवीजन। ये सारा कुछ जो है ये प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो आप अपनी प्रैक्टिस साथ के साथ अच्छे से कर सकते हो। कोई डिटेल जाननी है कोर्स के बारे में तो ब्रोशर डाउनलोड करो एंड डिस्काउंट कूपन आप इस्तेमाल कर सकते हो टू अवेल द ऑफर। अब मास्टर कोर्स अगर आपको सिर्फ ट्रायल लेकर देखना है तो 1 रुपी में ये ट्रायल मास्टर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 2 दिन के लिए ये सारे फीचर्स मास्टर कोर्स के अनलॉक हो जाएंगे। ऑल्सो दिस मास्टर कोर्स इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, तो अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट में एनरोल करना है वो भी आप कर सकते हो। लाइव क्लास कोर्स उनके लिए है जो कि लाइव क्लासेस देखना पसंद करते हैं, तो इसमें जस्ट विद द हेल्प ऑफ 60 लाइव क्लासेस वी विल मेक श्योर दैट द इम्पॉर्टेंट subject, मतलब important parts of the subject are being covered, and not just important, like 99% of the stuff that is there in the syllabus that is covered, so that we make sure with the help of live classes। तो 60 live classes रहेंगी, 15 class per component यहाँ पर दी जाएगी, concept notes होंगे आपके revision के लिए, एंड सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। इसका भी ब्रोशर है यहाँ पर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो and you can see any detail if you want to। So that is all for the session। This is a summary of the lecture। अगर आपको रिवाइज करना है तो ये summary आपकी हेल्प कर सकती है। And that is all for the session guys, thank you so much, I'll see you in the next class।